तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से आप ही के चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आप लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलते हैं और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रॉक साइकिल यानी चट्टानों का पुनर्चक्रण कैसे पूरा होता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने लास्ट एंडिंग जो किया था वो हम लोगों ने जान लिया था कि कैसे जब ज्वालामुखी फूटता है तो नीचे ही कुछ उसके अवशेष रह जाते हैं, जिसे हम पातालिक चट्टान या फिर प्लूटोनिक कहते हैं, जो कि ग्रेनाइट और गेब्रो जैसे चट्टानों का रूप ले लेती है। और वहीं पे जो सतह पे आकर लटक गया था जिसे हम मध्यवर्ती चट्टान कहते थे, वो आग्नेय चट्टान, मतलब कि उसमें लिथ जैसे चट्टानें थी, जैसे बैकोलिथ, फैकोलिथ, इस तरीके की वो चट्टानें बन गई थी। और सबसे बाहर वाला जो बाएं आग्नेय चट्टान था वो वाला बेसाल्ट आके बन गया था। तो इसी तरह से आगे हम बढ़ते हुए आज हम रॉक साइकिल के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरह से चट्टानों का पुनर्चक्रण वगैरह जो है पूरा होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप ये ग्राफ देख सकते हैं, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है। बस इसमें क्या है कि हमें बस रॉक साइकिल को समझना है और थोड़ा सा बस यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन में जो एक तगड़ा क्वेश्चन पूछ दिया था उसी को आज हम इसमें थोड़ा सा जानने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए रॉक साइकिल से। तो रॉक साइकिल समझने के लिए एक ही डायग्राम काफ़ी है और बहुत बेकार सा दिख रहा है जो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी में क्या होता है कि ये जब मेंटल वाले भाग से ज्वालामुखी जब वगैरह फूटना शुरू होता है तो ये धरती के ऊपर आकर, सतह के ऊपर आकर के ये अपना आग जो है फेंकने लगता है। जब ये आग बाहर निकलते हैं, ये वाले आग जब बाहर निकलने लगते हैं तो ये इसे हम कहते हैं मैग्मा। लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, लावा। क्या कहते हैं दोस्तों, लावा। ये सब आपको पता था। ठीक है, यही लावा जब सूख कर ठंडा होकर जब धीरे धीरे चट्टान का रूप लेने लगता है तो ये फिर अवसादी चट्टान के रूप में बदल जाता है। ठीक है, ये वाला फिर अवसादी चट्टान के रूप में बदल जाता है। लेकिन यही अवसादी चट्टान जब सालों साल दबता चला जाता है, इसके ऊपर मिट्टी की परतें जब चढ़ती चली जाती है तो ये फिर क्या होता है कि और दूसरे चट्टानों में बदल जाता है, फिर जिसका जो है रूपांतरण होता है। ठीक है, रूपांतरण कैसे होता है दोस्तों, जब अवसादी चट्टान जब धीरे धीरे नीचे धंसता चला जाता है तो उसको ऊपर से दाब और नीचे से ताप मिलता है, जिसके कारण से वो उसका जो है आकार, आकृति, दिखने में सब कुछ जो है वो चेंज होकर के रूपांतरण हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो उसका जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, संगमरमर का लिया था कि वो भी एक टाइम में कुछ ना कुछ पत्थर होगा, फिर वो धीरे धीरे दबता चला गया और रूपांतरण होकर के वो संगमरमर में बदल गया। ठीक है, तो इनका साइकिल कैसे बनेगा, ये फिर से कैसे लावा में तब्दील हो जाएंगे या फिर वो फिर लावा कैसे अवसादी चट्टानों में तब्दील हो जाएगा। जब ये लावा ठंडा होता है, अवसादी चट्टान ठंडा होता है, तो मैं शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों हम लोग रहते हैं ऊपर क्रस्ट वाले भाग में, और क्रस्ट वाला भाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। ठीक है, हम लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मोटा है, हमारा ज़िंदगी आराम से इसमें कट जाएगा, हम जी खा ले रहे हैं। लेकिन प्रकृति के हिसाब से तो ये नहीं बहुत ज़्यादा, पूरी पृथ्वी का ये 1% है। ठीक है, पूरी पृथ्वी का ये 1% है। तो होता क्या है कि जब ये अवसादी चट्टान या फिर जब ये रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी पर आकर के जमने लगती हैं तो वो क्या करती हैं कि धीरे 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 पृथ्वी पर जोर लगाती हैं और नीचे धंसती चली जाती हैं। असल में वो पृथ्वी पर जोर नहीं लगाती हैं, असल वो धंसती नहीं है। असल में क्या होता है कि ऊपर जो है अवसादों के परत इनके ऊपर बिछते चले जाते हैं। लाखों करोड़ों साल बाद क्या होता है कि ये परत बिछते इन चट्टानों को ढक देते हैं अच्छे से, पूरी तरह से जब ढक देते हैं तो फिर ये क्या है, नीचे धंसते हैं। नीचे धंसने के क्या कारण क्या होता है कि ये रूपांतरित चट्टान, देखिए अब ये नीचे धंस रहे हैं तो क्रस्ट वाला भाग इनके लिए ज़्यादा मोटा तो है नहीं, 1% है। तो क्रस्ट वाले भाग को ये जल्दी ही फाड़ करके नीचे जो है मेंटल वाले भाग में चलते हुए चले जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि दोस्तों मेंटल वाले भाग में ज्वालामुखी धधकना शुरू हो जाता है, यहाँ पर आग लपटें बहुत सारे, यहाँ पर ताप जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर होने लगता है। तो जैसे जैसे ये अवसादी चट्टानें नीचे धंसती चली जाती हैं या फिर ये रूपांतरित चट्टानें नीचे धंसती चली जाती हैं, नीचे से इनका गलन फिर से वापस से शुरू हो जाता है। ठीक है, इनका गलन वापस से शुरू हो जाता है। क्यों नहीं गलेगा, नीचे से इनको इतना ताप मिल रहा है तो इनका गलन वापस शुरू हो जाएगा। और तो और जब ये ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर लगाते हैं तो यहाँ पर जो स्थित लावा है जो शुरू में शांत था, वो ऊपर से नीचे प्रेशर डालने के कारण
यहाँ पर हलचल मचना शुरू हो जाता है और फिर ये लावा अपने जो है बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने लगते हैं। तो ये बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि इनका रास्ता तो पहले से है, बाहर इनको रास्ता खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऊपर से बस ये जब प्रेशर डालेगा तो ये लावा आगे बढ़ करके इस ज्वालामुखी से फिर से वापस बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, ये अवसादी चट्टान यहाँ पर गलने लगेंगे, वही बन जाएंगे लावा। और वही लावा जब यहाँ पर आगे बढ़ेगा तो ये ज्वालामुखी से बाहर आकर के निकलने लगेगा। और फिर जब ये बाहर निकलेगा, फिर जब ये फूट के मैग्मा से लावा बनेगा, फिर ये लावा जब अवसादी चट्टान बनेगा या फिर रूपांतरित चट्टान बनेगा तो ये फिर से नीचे की ओर प्रेशर लगाएंगे, फिर ढकेलेंगे। तो ये चक्र जो है आगे चलता रहेगा। इसी तरीके से ये चट्टानें जो हैं फिर से चट्टान बनेंगे, लावा बनेंगे, मैग्मा बनेंगे, फिर ये इस तरीके से ये जो है साइकिल ये बिल्कुल चलता रहेगा। तो इसको और अच्छे से डीपली समझने के लिए एक और साइकिल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब क्या होता है, देखिए जिस तरह से देखिए क्रस्ट वाले भाग में ऊपर की ओर जहाँ पर समुंदर था, ठीक है, ऊपर में जहाँ समंदर था तो समंदर वाले भाग को हम लोगों ने क्या कहा था दोस्तों, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, इसे हम लोगों ने हाइड्रोस्फीयर कर दिया था। लेकिन नीचे समुंदर का जहाँ तल खत्म हो रहा था उसे हम लोगों ने क्या कह दिया था दोस्तों, लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर। उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने इसके तल को लिथोस्फीयर कहा था, उसी तरह से मेंटल का भी वह भाग जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जिसका शुरुआती तापमान ही 1000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होने लगता है। ठीक है, मेंटल का वह भाग जो अधिक गर्म होता है। ठीक है, और इसका शुरुआती टेम्परेचर ही 1000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, लिथोस्फीयर। ठीक है, तो लिथोस्फीयर इसे कहा जाता है। लेकिन ये जो 1000 डिग्री वाला सेल्सियस वाला जो सबसे गर्म भाग है, इसे हम कहते हैं क्या, स्थेनोस्फीयर। ठीक है, स्थेनोस्फीयर। लिथोस्फीयर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है समुद्र का तल जो है ख़त्म होने लगता है। लेकिन ये जो भाग सबसे नीचे मेंटल में जो भाग सबसे गर्म होता है सबसे नीचे, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्थेनोस्फीयर। स्थेनोस्फीयर में क्या होता है कि जब ये अवसादी चट्टान, ये अवसादी चट्टान और यही वाले अवसादी चट्टान जो है यही परतदार चट्टानें होते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों को जब मैं परतदार चट्टान बताया था तो उसमें क्या है कि जीवों के अंश भी मिले हुए थे जो कि जीवाश्म बने थे। ठीक है, तो इस स्थेनोस्फीयर में जैसे जैसे अवसादी चट्टान या फिर परतदार चट्टान नीचे की ओर धंसता चला जाता है, ठीक है, नीचे की ओर जैसे जैसे धंसता चला जाता है तो उसमें जितने भी जीवाश्म होते हैं, जीवों के अंश होते हैं, वो इस लावा में पड़ने के कारण जलने लगते हैं। ठीक है, वो सारे मतलब जल के खाक हो जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि इसमें जितने भी धातुएं होती हैं ना, धातुएं होती हैं, ये खत्म नहीं होती है। ये धातुएं क्या होती हैं कि ये गलने लगती हैं, या फिर जो सॉलिड होती हैं वो थोड़ी बहुत बच जाती हैं। तो यही धातुएं जो गल के हैं वो फिर उससे जो है ऊपर लावा में आने लगते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ धातुएं ही होती हैं और कुछ नहीं। एक स्थिति में क्या होती है, उस स्थिति को अभी समझते हैं, रुके। इसका पहले चक्र जैसा कुछ बना लेते हैं। जैसे यहाँ से निकला, यहाँ गया, ये गया, अब ये धंस करके कुछ इस तरह से ये बाहर निकल गया। तो ये कुछ चक्र के समान, साइकिल के समान ये चल रहा है। अब इसको और अच्छे तरीके से और ऐसे ग्राफ बनाएंगे जिससे हम जो है सॉलिड नंबर इसमें हमको मिल जाएगा। ठीक है, सॉलिड नंबर इसमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, बहुत कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर पढ़े हैं उसी को यहाँ पर बस नाम लिखते हुए एक छोटा सा ग्राफ साइकिल बना देना है। ठीक है, जैसे ये देखिए वो साइकिल कैसा होगा। पहले जो निकला था सबसे पहले वो कौन सा चट्टान था, आग्नेय चट्टान था। ठीक है, आग्नेय था, ये सबसे पहले चट्टान बना था। अब यही आग्नेय चट्टान जो था ये रूपांतरित में बदल गया था। ठीक है, यही रूपांतरित हुआ था। कैसे रूपांतरण हुआ था ये आप सबको पता है, इसी का रूपांतरण हुआ था। और यही आग्नेय चट्टान जो है अवसादी चट्टान भी बना था। यही आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान ही होना था। तो अवसादी कैसे बना था, ये आग्नेय अवसादी चट्टान कैसे बना था, अपक्षय के कारण बना था, अपक्षय के कारण बना था। और यही वाला अवसादी चट्टान जो है वो ये गलन के कारण भी बना था।
भाई गल करके एक जगह जमा हुआ तो था, ठीक है, तब तो वो परतदार या फिर अवसादी चट्टान बना था। अब ये रूपांतरित चट्टान कैसे बना था आग्नेय चट्टान से, याद रखिए, याद करिए कैसे बना था। रूपांतरण के लिए इसको नीचे ज़मीन में धंसाया गया था, याद है, नीचे धंसाया गया था, तो नीचे इसको मिला था पर्याप्त मात्रा में क्या, ताप, और ऊपर इसे चट्टानों ने क्या दिया था, पर्याप्त मात्रा में दाब दिया था ना। और यही रूपांतरित चट्टान जब नीचे मेंटल वाले भाग में चला गया तो यही गल करके फिर से ज्वालामुखी से जो है ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद फिर से ये क्या बन गया, आग्नेय चट्टान, ठीक है। और यही रूपांतरित चट्टान अवसादी चट्टान में कैसे बदल सकता है, यही इसका भी फॉर्मूला होगा, फंडा होगा कैसे, ये भी बन जाएगा पहले औसत ताप से, ठीक है, ताप और दाब इसको भी मिलेगा। और फिर यही रूपांतरित चट्टान अवसादी में कैसे बदल जाएगा, अवसादी में, हाँ अवसादी में ये कैसे बनेगा, अपर्दन से बनेगा। अब आप लोग सोचेंगे कि अपर्दन से कैसे बनेगा, अपर्दन या अपक्षय से कैसे बनेगा, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा सॉलिड या फिर सबसे ज़्यादा तगड़ा जो चट्टान है वो रूपांतरित चट्टान होता है, संगमरमर। तो ये कैसे होगा कि ये संगमरमर भी धीरे 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 घिसता ही है, कैसे घिसेगा, ठीक है। अब कैसे घिसेगा, मान के चलिए ये रूपांतरित चट्टान जो है नीचे ज़मीन में धंस रहा है, सपोज दैट ये धंस रहा है, लेकिन क्या होगा अगर इसके नीचे जो है बहुत ज़्यादा मजबूत या बहुत ज़्यादा कठोर वाला चट्टान आ जाए जो इसको नीचे धंसने ही ना दे, सपोज करिए, तो क्या होगा, ठीक है, मजबूत चट्टान। अब ये चट्टान इस रूपांतरित चट्टान को नीचे जाने ही नहीं देगा, इतना ज़्यादा सॉलिड है, तो क्या होगा फिर, अब क्या होगा फिर, जाहिर सी बात है, अब ऊपर से हवाएं चलेंगी जो इसको तोड़ फोड़ करेंगे अपने, और नीचे से जैसे 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 प्रेशर इसके ऊपर मारेगा वैसे वैसे यहाँ पर फिर घर्षण होना शुरू हो जाएगा। घर्षण होने के कारण इस रूपांतरित से जो अवसाद निकलेंगे वही एक जगह जाकर के इकट्ठे होने लगेंगे, तो फिर वो वहाँ से अवसादी चट्टान में रूपांतरित हो जाएगा कि नहीं होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। एक गोटी ले लीजिए, उसको जा करके जो खप्पड़ बनाते हैं उस वाले खप्पड़ वाले मटेरियल में जा करके आप लोग रगड़ने लगिए, फिर देखिए तो कैसे वहाँ पर अवसाद जमा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अवसाद जमा होने लगेगा, और इसी के बाद जब यहाँ पर अवसादी चट्टान के फलस्वरूप या फिर जब अवसादी चट्टान जब जीवाश्म गल गए थे तो जो जो धातुएं बच गई थी, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा धातु जब पत्थर में पाया जाएगा तो सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा, धातु पाया जाएगा, ठीक है, ऊपर ही बता दिया था यहाँ पे धातु पाया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा, तो पहला सबसे ज़्यादा चट्टानों में पाया जाएगा ऑक्सीजन, दूसरा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा क्या, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, यहीं यहीं जो बालू होता है बालू से ही बन जाता है सिलिकॉन। हमारी पृथ्वी में पानी के बाद अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ है तो वो क्या है, बालू है, ठीक है ना, सिलिकॉन। उसमें ही पाया जाएगा क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में, एल्युमिनियम, उसी में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा क्या, आयरन, और उसी में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा कैल्शियम। चूना पत्थर वगैरह कितना है सबको पता है। और फिर सबसे ज़्यादा मात्रा में आखिरी में पाया जाएगा सोडियम, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में अवसादी चट्टान में जीवाश्म के गलने के बाद जो धातुएं बच जाएंगे या फिर जो सारे तत्व बच जाएंगे वो सारे तत्व यही हैं। ये वाला और ये वाला दोनों क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछ चुका है कि आप किस तरीके से रॉक साइकिल या फिर चट्टान चक्र के रूपांतरण को आप समझा सकते हैं। तो ये सबसे सॉलिड है, इसमें सब कुछ बता दिया गया है, इसमें सब कुछ पूरा नंबर मिल जाएगा। और पूछा गया था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले चट्टानों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले धातुओं या फिर तत्व कौन कौन से हैं, तो फिर वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फेरस, आयरन, कैल्शियम और सोडियम, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया ना रूपांतरित चट्टान कैसे अवसादी चट्टान में बदलेगा। ये वाला जब कठोर चट्टान नीचे आएगा, जब उसको नीचे धंसने नहीं देगा तो ऊपर से तो काट छाँट होगा ही, साथ साथ नीचे भी इसका घिसाव होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा रॉक साइकिल जो है वो पूरा हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चट्टानों का रूपांतरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन ख़त्म करते करते एक चीज़ जानते हुए चलते हैं, जो हम लोगों को शुरू में ज्वालामुखी के फूटने के फलस्वरूप मिला था, तो उसमें क्या सबसे पहले बन गया था, आग्नेय चट्टान बना था, ठीक है। और क्रिस्टलीय धातु भी इसी में पाए जाएंगे, ठीक है। क्रिस्टलीय धातु इस आग्नेय चट्टान में ही मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या मिल गया था, पहला तो मिल गया था ग्रेनाइट,
ठीक है, ग्रेनाइट मिल गया था। और इसी में हम लोगों ने नीचे पड़ गया था क्या, गैब्रो, गैब्रो सिर्फ होगा, ग्रैब्रो नहीं होगा, गैब्रो, ठीक है, गैब्रो। और इसी में सबसे पहले नीचे हमको क्या मिल गया था आखिरी में, बेसाल्ट पत्थर, ठीक है, बेसाल्ट। और ये बेसाल्ट क्या होता है कि ये काली मिट्टी का निर्माण, ठीक है, इसी बेसाल्ट से होने लगता है, काली मिट्टी का निर्माण होने लगता है इसी बेसाल्ट पत्थर से। उसके बाद हम लोगों को क्या मिला था दोस्तों, अवसादी चट्टान, ठीक है, अवसादी। और इससे हम लोगों को क्या क्या मिला, क्या क्या मिला था, इसी से बन गया था क्या, परतदार चट्टान। परतदार होने के कारण इसमें जीवों के अंश दब गए थे, जिससे कि हम लोगों को मिल गया था क्या, जीवाश्म। और जहाँ जीवाश्म मिलेगा वहाँ संभव पूरी तरह संभव है कि वहाँ ईंधन या पेट्रोलियम मिलेगा। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को अवसादी चट्टानें मिलना शुरू हो जाती हैं। और इसके अंतर्गत हम लोगों को और क्या क्या मिला था, उससे हम लोगों को मिल जाएगा बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर। ये बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कमज़ोर होता है ये बलुआ पत्थर, तो ये कम मजबूत होता है। उसके बाद हम लोगों को क्या क्या मिल जाएगा, इसको जब बालू को, इस बलुआ पत्थर को जब तोड़ेंगे तो इससे हम लोगों को मिल जाएगा क्या, बालूकास्म। इस बलुआ पत्थर को तोड़ने पर मिल जाएगा क्या, बालूकास्म। इसको अब इस बालूकास्म को और अच्छे तरीके से तोड़ेंगे या फिर इसको पीसेंगे तो इससे बन जाएगा क्या, क्ले, ठीक है। क्ले से क्या होता है जानते हैं, बनाते हैं डुडलू, मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती हैं क्ले से, छोटे छोटे, जिसको आप किसी भी आकार में ढाल सकते हैं अपने हाथ में ही, ठीक है। और इसी क्ले को और अच्छे तरीके से पीस दें तो फिर ये बन जाएगा क्या, चिकनी मिट्टी। कुम्हारों के लिए चिकनी मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, आप लोगों को पता ही होगा। और इसी में जब ये ढीला है तो ढीला होने का कारण हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, चूना पत्थर को। ये कितना ढीला है आप लोगों को सबको पता ही है। और यहाँ इसमें जब हम लोगों को मिला था जीवाश्म, तो उसमें तो जीवों के अंश भी थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि पेड़ पौधों के अंश भी थे। तो पेड़ पौधों के जो अंश होंगे उससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कोयला, ठीक है। तो ये इतना सब कुछ हम लोगों को आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, परतदार चट्टानों के फलस्वरूप इतना सब कुछ हम लोगों को मिल गया था। तो जिसके भरोसे हम लोगों को जीवन यापन करने में बहुत ज़्यादा सरलता होती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आखिरी में आ गया है देखिए कोयला। तो इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को कोयला और उसके कुछ प्रकार और कौन से अच्छे होते हैं कौन से बुरे होते हैं, इस तरीके से आप लोगों को कोयला का इंट्रोडक्शन भी आगे आने वाली वीडियो में दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।